सो वेलकम बैक क्लास 10th बायोलॉजी चैप्टर फर्स्ट लाइफ प्रोसेसेस। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। पहला टॉपिक हमने लास्ट टाइम इसके पहले के सारे टॉपिक्स डिस्कस कर लिए थे रेट ऑफ रेस्पिरेशन तक। जो आज हमें डिस्कस करना है वो है रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। तो रेस्पिरेशन इन एनिमल्स में पहला टॉपिक आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेस। तो एक आइडियल और अच्छे रेस्पिरेटरी सरफेस की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो क्या होती हैं। सो कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे कि जो रेस्पिरेटरी सरफेस है वो लार्ज होना चाहिए। दूसरा, वो परमिएबल होना चाहिए टू द ऑक्सीजन एंड CO2 या फिर कोई भी इनटेक या आउटटेक वाली गैस। परमिएबल का मतलब यहाँ पे जो मैंने वर्ड बोला परमिएबल, उसका मतलब कुछ ऐसे है कि परमिएबल का मीन्स जब ट्रांसपेरेंट हो, जैसे ट्रांसपेरेंट सेमी ट्रांसपेरेंट, वैसे ही परमिएबल सेमी परमिएबल। तो परमिएबल का मतलब आर पार आ जा सकें। सो ये दूसरा पॉइंट था। इसके बाद जो हमारा तीसरा जो पॉइंट था वो ये था कि जो रेस्पिरेटरी सरफेस है उसमें जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट एक ऐसा रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट होना चाहिए जो CO2 और O2 की इनटेक और आउटटेक में इधर से उधर ले जाने में मदद कर सके। चौथा पॉइंट, जो रेस्पिरेटरी सरफेस है उस रेस्पिरेटरी सरफेस में ब्लड कैपिलरीज की संख्या सफिशिएंट होनी चाहिए, नहीं तो फिर रेस्पिरेशन सक्सेसफुल नहीं होगा। और चौथा पॉइंट ये है कि जो रेस्पिरेशन है वो थोड़ा सा स्मूथ और थिन होना चाहिए, ताकि जो परमिएबिलिटी मैंने अभी बताई वो आसानी से हो सके। और हल्का सा मॉइस्ट भी होना चाहिए, अदरवाइज जैसे हमने देखा होगा कि गर्मी में हमारी जो नाक वगैरह है उसमें खून वगैरह आ जाता है अगर किसी ने ज़्यादा देर तक पानी नहीं पिया या फिर ज़्यादा देर तक लू वगैरह में रह रहा है तो। जो रेस्पिरेटरी सरफेस है वो थोड़ा सा मॉइस्ट भी होना चाहिए। सो ये हमारे 5 पॉइंट थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेस के। अब जो हमें देखना है वो डायरेक्ट रेस्पिरेशन, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन है। डायरेक्ट रेस्पिरेशन, इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन। तो जो इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन है ये होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए। ये जो डायरेक्ट रेस्पिरेशन है ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होता है, यानी एक सेल के ऑर्गेनिज्म में। और हम हो गए या फिर कीड़े तमाम जो हमने आसपास देखे हैं वो सब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को हम माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं, और वैसे हम देख भी नहीं सकते क्योंकि एक ही सेल के होते हैं और सेल तो बहुत छोटी होती है। तो डायरेक्ट रेस्पिरेशन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कौन कौन आते हैं, जैसे कि पैरामीशियम हो गया, अमीबा हो गया, या फिर कुछ मेटाबोलाइट्स हो गए उसमें जो पानी के अंदर रहते हैं। तो ये डायरेक्ट रेस्पिरेशन है। मतलब डायरेक्ट रेस्पिरेशन में क्या होता है कि जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं थोड़ा सा। अमीबा या पैरामीशियम की कोई सेल है, तो जो डायरेक्ट रेस्पिरेशन होता है वह कैसे होता है। इसमें जो H2O करके सब जगह ये पानी है, तो इसमें ऑक्सीजन पार्टिकल्स मौजूद हैं, क्योंकि H2O है, O है, O, तो O का मतलब ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ पे पानी में प्रेजेंट है, हमें सब पता है वाटर बॉडीज़ में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। तो इसमें क्या होता है डायरेक्ट रेस्पिरेशन में, क्योंकि इसमें कोई एक ही सेल का ऑर्गेनिज्म है, तो हम जैसे नाक के थ्रू सांस वगैरह लेते हैं, तो इसमें डायरेक्ट रेस्पिरेशन में ऐसा कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं है, उसमें डायरेक्ट इनटेक आउटटेक होता है। इसमें क्या हुआ, जैसे ये जो सेल मेम्ब्रेन कहते हैं इसे, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये जो लेयर है लास्ट की सेल की लेयर है, सेल की बॉर्डर है, इसे सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन, ये आगे हम पढ़ेंगे जब सेल के बारे में डिस्कस करेंगे। सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। तो जैसे हमने देखा था एमीबा में क्या होता है कि जब फूड इनटेक होता है वो यहाँ से ऐसे करके ऐसे ओपनिंग बना लेता है फूड के चारों तरफ। सपोज ये मान लीजिए फूड पार्टिकल है, तो वैसे ही इसमें होता है। इसमें डायरेक्ट O2 और CO2 का इनटेक आउटटेक होता है, क्योंकि ये सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसे हम कहते हैं ये सेमी परमिएबल होती है। हमने देखा है रेस्पिरेटरी सरफेस की कैरेक्टरिस्टिक्स में। तो इसमें O2 डायरेक्ट आएगी और CO2 डायरेक्ट चली जाएगी, छन जाएगी। तो मतलब डायरेक्टली हुआ, यहाँ पे जो काम हुआ CO2 और O2 का इनटेक आउटटेक सब डायरेक्टली हुआ, इसीलिए डायरेक्ट रेस्पिरेशन कहते हैं। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में रेस्पिरेशन ऐसे होता है। तो इस तरह से हमने डायरेक्ट रेस्पिरेशन भी देख लिया। अब जो हमें देखना है वो है इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन। इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन
इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होता है। पहला एक्वेटिक एनिमल्स, दूसरा टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। एक्वेटिक एनिमल्स जो पानी में रहते हैं, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स यानी हम जो पहाड़ों पे रहते हैं या फिर पानी के अलावा जहाँ जितनी भी सारी चीज़ें हैं, जितने भी हैबिटेट्स हैं, उन सबको टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स कहेंगे और उनमें रहने वालों को टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कहेंगे। तो एक्वेटिक एनिमल्स में दो तरह से इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन होता है, स्किन एंड गिल्स। इनडायरेक्ट बेसिकली क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ डायरेक्ट नहीं होता। डायरेक्ट रेस्पिरेशन में क्या होता था, सेल से डायरेक्ट CO2 चली जाती थी, सेल के अंदर O2 चली जाती थी और CO2 बाहर चली जाती थी डायरेक्टली, क्योंकि परमिएबल मेम्ब्रेन थी। तो इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन इसीलिए लिखा हुआ क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली CO2 O2 का इनटेक आउटटेक नहीं होता। यहाँ पे रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स का सहारा लेना पड़ता है। जैसे हमें अपनी नाक का रिस्पायरेटरी ऑर्गन का हमें सहारा लिया सांस लेने के लिए या और सांस छोड़ने के लिए भी, तो इसीलिए इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन इसलिए कहा गया। एक्वेटिक एनिमल्स स्किन और गिल्स के थ्रू करते हैं। जैसे मान लीजिए फिश है तो फिश गिल्स के थ्रू करती है, फ्रॉग है तो फ्रॉग स्किन के थ्रू भी रेस्पिरेशन करता है। अब जो ये एक्वेटिक एनिमल्स हैं, इन्हें पानी में रहना है, तो इनका जो ऑक्सीजन इनटेक है ये पानी के ऑक्सीजन पे डिपेंड करता है। पानी की ऑक्सीजन से ही ऑक्सीजन लेंगे, पानी की ऑक्सीजन में ही, पानी में ही CO2 छोड़ेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है एक्वेटिक एनिमल्स में, ये डायरेक्ट रेस्पिरेशन में क्या देखा था, ऑर्गेनिज्म और पानी के बीच में तुरंत मतलब इनटेक मतलब एक्सचेंज होता है गैस का। लेकिन एक्वेटिक एनिमल्स में क्या होता है, ऑर्गन्स, उस ऑर्गेनिज्म के ऑर्गन जो रिस्पायरेटरी ऑर्गन है और वाटर के बीच एक्सचेंज होता है, क्योंकि ये इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन है। डायरेक्ट यहाँ पे एक सेल का ऑर्गेनिज्म नहीं है कि डायरेक्ट इनटेक आउटटेक होगा। तो यहाँ पे एक्वेटिक एनिमल्स में जो रेस्पिरेशन है या फिर एक्सचेंज ऑफ गैसेज है वो पानी और उन एक्वेटिक एनिमल्स के ऑर्गन्स के बीच में होता है, रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स के बीच में। अब जो स्किन के, अब इसमें भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि जो ऑर्गेनिज्म स्किन के थ्रू करते हैं रेस्पिरेशन एक्सचेंज ऑफ गैसेज, जैसे कि अर्थवर्म हो गया, फ्रॉग हो गया और कभी कभी कुछ फिशेस भी हो गई, तो उसे क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहते हैं। इसी तरह गिल्स के थ्रू जो रेस्पिरेशन होता है उसे हम ब्रोंकियल रेस्पिरेशन कहते हैं। स्किन के थ्रू क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, गिल्स के थ्रू ब्रोंकियल रेस्पिरेशन। तो इस तरह से हमारा इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन एक्वेटिक एनिमल्स भी खत्म हो गया। एक और टर्म आता है इन टर्म्स ऑफ फिशेस में, फिश के गिल्स में, जो ऐसी फिशेस जो जिनमें बोन्स होती हैं, वैसे कुछ फिशेस होती हैं जिनमें बोन्स नहीं होती, तो कुछ फिशेस जो जिनमें बोन्स होती हैं, ऐसा बुक में लिखा था। तो कुछ फिशेस जो जिनमें बोन्स होती हैं, इन बोनी फिशेस जो गिल्स होते हैं वो कवर्ड होते हैं एक फोल्ड ऑफ मसल, मतलब एक मसल है, मसल के फोल्ड से कवर होती हैं इनकी गिल्स, तो उस गिल्स को कहते हैं ओपरकलम। ये पेपर में कई बार पूछ लिया जाता है इसलिए मैंने बता दिया, ये ओपरकलम मतलब गिल्स की जो कवर होती, कवरिंग होती है ऊपर थ्रू मसल की जो कवरिंग होती है उसे ओपरकलम कहते हैं। अब जो हमें रेस्पिरेशन एक्सचेंज ऑफ गैसेस पढ़ना है वो है टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में पढ़ना है। तो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में भी जैसे एक्वेटिक एनिमल्स में स्किन और गिल्स के थ्रू होता है, तो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में ट्रैकिया के थ्रू होता है। ये सारे एक्सचेंज ऑफ गैसेस के ऑर्गन है, मीडियम है यानी रिस्पायरेटरी ऑर्गन है। जैसे ट्रैकिया हो गया, बुक लंग्स हो गया, पल्मोनरी सैक हो गया और लंग्स हो गया। सो जो हम देख लेते हैं अब इनके भी टर्म्स हैं। सो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में ट्रैकिया जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है उसके थ्रू जो ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेशन एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं वो इंसेक्ट एंड पेस्ट। बुक लंग्स का इस्तेमाल करते हैं स्कॉर्पियन एंड स्पाइडर। पल्मोनरी सैक, पीला जो ऑर्गेनिज्म है वो पल्मोनरी सैक भी होता है उसके पास, और जो पीला होता है क्योंकि वो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स की तरह भी काउंट किया जाता है और एक्वेटिक एनिमल्स के थ्रू भी, तो जो पल्मोनरी सैक भी होता है इसके पास और गिल्स भी होते हैं। गिल्स होते हैं एक्वेटिक कंडीशंस में रेस्पिरेशन करने के लिए और टेरेस्ट्रियल कंडीशंस पे रेस्पिरेशन करने के लिए पीला के पास पल्मोनरी सैक होता है। और लंग्स का इस्तेमाल करते हैं ऑल वर्टिब्रेट्स एक्सेप्ट फिशेस को छोड़ के ऑल वर्टिब्रेट्स मतलब हम या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म, मैमल्स बेसिकली मैमल्स हैं, क्योंकि पूरी तरह से मैमल्स का नहीं कह सकते क्योंकि फिशेस मैमल्स नहीं, फिशेस एक्स ले करती हैं। मैमल्स मतलब जो एक लिविंग वन को डायरेक्ट बर्थ दें, और फिशेस तो पहले एक्स देती हैं। तो लंग्स में ऑल वर्टिब्रेट्स जैसे कि हम, तो इस चैप्टर में हम अपने बारे में ही पढ़ने वाले हैं जो लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन है। सो ये थी पूरी कहानी टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, एक्वेटिक एनिमल्स वगैरह की। अब देख लेते हैं रेस्पिरेशन थ्रू लंग्स, और हमारे थ्रू मतलब लंग्स के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। लंग्स द बुक में हेडिंग पढ़ी है लंग्स द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स करके।
अब जो हमें देखना है लंग्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है, तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन ह्यूमन करके बुक में हेडिंग दी हुई है। तो पहली बात, सबसे मेन चीज़, लंग्स के थ्रू जो रेस्पिरेशन होता है उसे पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहते हैं, PULMONARY, और रेस्पिरेशन पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहते हैं। इसके बाद अब लंग्स के जो थ्रू रेस्पिरेशन होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, तो उस लंग्स तक के ट्रैक के बीच में जो पूरा रेस्पिरेशन ट्रैक है उसमें जो इन्वॉल्व है, जैसे हमने एलिमेंट्री कैनाल देखा था वो पूरा ट्रैक था डाइजेशन का, वैसे रेस्पिरेशन का भी एक पूरा ट्रैक है। तो उसमें जो कंडक्टिव ऑर्गन्स या ट्रैक में जो ऑर्गन्स पड़ते हैं उनका पहला नाम है नॉस्ट्रल्स, नेसल पैसेज, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकी एंड ब्रोंकियल्स। इसके बारे में देखेंगे अभी देखेंगे। देन इसके बाद जो मेन ऑर्गन है वो है लंग्स। हमारा जो मेन ऑर्गन है लंग्स, और ये ट्रैक में पड़ने वाले ऑर्गन है पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक में। एक एक करके देख लेते हैं। नॉस्ट्रल क्या होता है, नेसल पैसेज क्या होता है, फेरिंग्स क्या होता है, लैरिंग्स क्या होता है, ट्रैकिया, ब्रोंकी एंड ब्रोंकियोल्स। नॉस्ट्रल्स जो ओपनिंग होती हैं, हमारी नोज़ की जो ओपनिंग होती हैं उन्हें नॉस्ट्रल्स कहते हैं। जो दो होल होते हैं उन्हें नॉस्ट्रल्स कहते हैं। देन इसके बाद नेसल पैसेज, उन नॉस्ट्रल्स के बाद ओपनिंग के बाद जो ट्यूब्स अंदर तक जाती हैं नोज़ में उन्हें नेसल पैसेज कहते हैं। और बीच में जो हड्डी होती है इसे बोनी पैलेट कहते हैं। इससे और ये जो दोनों तरफ हैं इन्हें नेसल पैसेज कहते हैं। नेसल पैसेज सेपरेटेड होते हैं बोनी पैलेट से, और ये जो होल हैं ये होल्स हैं इन्हें नॉस्ट्रल्स कहते हैं। तो नॉस्ट्रल्स देन नेसल पैसेज, ये पूरा नोज का काम खत्म हो गया। अब इसके बाद नेसल पैसेज में का काम क्या होता है, नेसल पैसेज का काम क्या होता है। नेसल पैसेज के कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन, जैसे कि पहला, नेसल पैसेज में ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर्स, ये ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं नेसल पैसेज में, जो कि स्मेल को डिटेक्ट करने में मदद करते हैं। दूसरी बात, इसमें हेयर्स प्रेजेंट होते हैं और परमेबल मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होती हैं जो कि बैक्टीरिया और डस्ट को रोकती हैं अंदर तक जाने में सांस लेने के टाइम पे। ठीक, नेसल पैसेज ये हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट ये हो गया कि इसका काम होता है हवा को हमारी बॉडी के अकॉर्डिंग गर्म करना या ठंड करना। मतलब जैसे हम अब गर्मी के टाइम पे लू में हवा गर्म होती है, तो जब सांस अंदर जाए, हवा अंदर जाए, तो उसे ठंडी कर देना, मतलब बॉडी के टेम्परेचर के हिसाब से, वैसे कूल नहीं कर देना, बॉडी के टेम्परेचर के हिसाब से ठंडी कर देना या गर्म कर देना। ठंडियों में गर्म करेगी ऑफकोर्स। तीसरा पॉइंट हो गया। और जो चौथा पॉइंट है नेसल पैसेज का वो ये है कि ये जो एयर को है वो मॉइस्ट कर देती है हल्का सा, मतलब क्योंकि हवा जो होती है हो सकता है गर्मियों के टाइम पे जैसे रुखी हवा होती है तो उसे मॉइस्ट कर देती है, ताकि वो जो हवा की धार है वो बॉडी को नुकसान न पहुंचाए, नेसल पैसेज को नुकसान न पहुंचाए, क्योंकि जो नेसल पैसेजेस में जितनी भी कैविटीज़ और मसल्स होती हैं वो बहुत ही स्मूथ होती हैं। तो ये नेसल पैसेजेस की प्रॉपर्टीज़ हो गई, नॉस्ट्रल्स और नेसल पैसेज, ये दोनों जो है ये नोज़ के अंडर में आता है। तो अब जो हमें देखना है वो फेरिंग्स हमने देख लिया था, जहाँ पे फूड पाइप और जो लैरिंग्स है और जो फेरिंग्स और ट्रैकिया, फेरिंग्स है, फेरिंग्स में ट्रैकिया और फूड पाइप यानी ईसोफेगस एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। जैसे ये गला है तो यहाँ से फूड पाइप भी गया है और ये ट्रैकिया भी गया है, तो यहाँ पे जो क्रॉस हो रहा है तो इस एरिया को हम कहेंगे फेरिंग्स। तो फेरिंग्स में क्या होता है, ट्रैकिया को हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, ट्रैकिया को हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। जो लैरिंग्स होता है हमारा वो, तो हमने फेरिंग्स क्या है, फेरिंग्स हमने देखा कि ट्रैकिया और ईसोफेगस की जहाँ पे क्रॉसिंग होती है, जहाँ पे एक दूसरे को क्रॉस करते हैं या फिर कह सकते हैं साथ में प्रेजेंट होते हैं, उसे फेरिंग्स कहते हैं। इसके बाद ट्रैकिया को हमें ध्यान रखना है कि ट्रैकिया को विंड पाइप कहते हैं, मतलब जैसे फूड पाइप है तो ट्रैकिया को विंड पाइप, और लैरिंग्स को कहते हैं वॉइस बॉक्स। ये जो हमारा वॉइस बॉक्स है जहाँ से वॉइस निकल रही है वाइब्रेशन के थ्रू, उसे लैरिंग्स कहते हैं। लैरिंग्स है हमारा वॉइस बॉक्स और ये है विंड पाइप, ट्रैकिया विंड पाइप है। फेरिंग्स के अंदर ट्रैकिया में क्या होता है, ट्रैकिया की जो ओपनिंग होती है जहाँ से सांस जा रही है, राइट, एक ट्रैकिया है, सपोज ऐसे है, तो ये जो ओपनिंग होगी जहाँ से सांस जा रही है तो उसे हम कहते हैं ग्लॉटिस। ठीक, अब इसके ऊपर एक मस्कुलर फ्लैप रहता है ऐसे करके, जो बंद भी होता है खुलता भी है। अब क्योंकि यहाँ पे फूड पाइप भी जाता है और यानी ईसोफेगस भी जाता है और ट्रैकिया भी जाता है, तो जब हम खाना खाएं तो वो क्यों नहीं लंग्स में उतर जाता, वो पेट में ही क्यों जाता है, या फिर जब हम सांस लेते हैं वो लंग्स में ही क्यों उतरती, पेट में क्यों नहीं उतर जाती। तो उसका कारण यही है, जब हम खाना खा रहे होते हैं तो जो एपिग्लॉटिस है, एपिग्लॉटिस को मैं लिख देता हूँ, एपिग्लॉटिस की स्पेलिंग इसके आगे बस एपिग्लॉटिस। तो एपिग्लॉटिस क्या कहता है, ये ऐसे है तो ऐसे बंद हो जाता है, ये एपिग्लॉटिस ऐसे बंद हो जाता है। जब हमने फूड इनटेक किया तो ये जो एपिग्लॉटिस है, ग्लॉटिस को इसने बंद कर लिया,
ट्रैकिया के अंदर जो कि विंड पाइप है उसको खाना खाने के टाइम पे ऐसे बंद हो गया, तो जो खाना है वो ईसोफेगस के थ्रू उतरेगा, इसमें नहीं जाएगा। तो ये एपिग्लॉटिस और ग्लॉटिस का काम था। ट्रैकिया हमने देख लिया। अब इसके बाद लैरिंक्स आता है। लैरिंक्स वॉइस बॉक्स। वॉइस बॉक्स का काम क्या होता है? वॉइस बॉक्स में जो झिल्लियाँ प्रेजेंट होती हैं या फिर मसल्स प्रेजेंट होती हैं वो वाइब्रेशन क्रिएट करती हैं। बेसिकली जो हम बोल रहे हैं वो वाइब्रेशन का ही एक समूह है। तो लैरिंक्स क्या काम करता है? इन्हीं वाइब्रेशंस को हमारी प्रोड्यूस करता है। जो हम बोलना चाह रहे हैं उसको वाइब्रेशन के थ्रू बाहर निकलता है, और ये जो हम बोल रहे हैं एक वाइब्रेशन ही है। तो लैरिंक्स का काम आप सब समझ गए होंगे। वॉइस बॉक्स, इसे वॉइस बॉक्स कहते हैं, विंड पाइप कहते हैं, कंफ्यूज नहीं होना। फेरिंग्स में ईसोफेगस यानी फूड पाइप और ट्रैकिया यानी कि विंड पाइप एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, यानी एक साथ प्रेजेंट होते हैं। क्रॉस करने का मतलब ये नहीं कि एक दूसरे के अंदर घुस जाते हैं, नहीं, मतलब क्रॉस करते हैं, अगल बगल से आते जाते हैं। इसके बाद ब्रोंकी एंड ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकी एंड ब्रोंकियोल्स हम जब लंग्स पढ़ेंगे उसमें देखेंगे। अब बारी है ब्रोंकी एंड ब्रोंकियोल्स। तो ये जो ट्रैकिया है नीचे उतरने पर लंग्स में घुसते ही, जब लंग्स में ट्रैकिया घुसता है तो वो अब ट्रैकिया नहीं कहलाता, ब्रोंकी कहलाता है। दो प्राइमरी ब्रोंकी में डिवाइड हो जाता है, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड, ब्रोंकी में डिवाइड हो जाता है। और ब्रोंकी की सब जो ब्रांचेस होते हैं उन्हें ब्रोंकियोल्स कहते हैं। कुछ ऐसे देख लेते हैं थोड़ा सा। जब लंग्स में ये उतरे, ट्रैकिया उतरी, तो कुछ ऐसे ब्रांचेस में डिवाइड होती हैं, इन्हें ब्रोंकी कहेंगे। फिर ब्रोंकी भी मतलब एक छोटे छोटे हर जगह लंग्स के पार्ट में पहुंचने के लिए ब्रोंकियोल्स भी मौजूद होती हैं। तो इसमें जो और छोटी छोटी माइन्यूट ब्रांचेस होंगी, जो ब्लैक से मैंने रिप्रेजेंट की हैं ब्रोंकियोल्स, आप अपने फिगर में अच्छे से देख रहे होंगे, जो आपकी स्क्रीन पर फिगर दिख रहा है। तो ये ब्रोंकियोल्स हैं और ये जो प्राइमरी ब्रांचेस हैं इन्हें ब्रोंकी कहते हैं। सो ये हमने ब्रोंकियोल्स देख लिया, मतलब जो जितने भी ट्रैक में ऑर्गन्स पढ़ती हैं, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, उन्हें हमने पढ़ लिया। अब हम जो पढ़ने वाले हैं मेन ऑर्गन लंग्स। अब जो लंग्स है इसका फिगर आप अपनी स्क्रीन पे सामने देख रहे होंगे, फिगर देखते जाएगा, मेरी बातों को ध्यान से सुनते जाएगा। लंग्स, ये जो रिब केज वाली ये होती है, रिब केज, ये जो रिब केज होती है, रिब केज के ऊपर वाला हिस्सा ये थोरेसिक कैविटी कहलाता है। ठीक है, तो जो लंग्स होते हैं थोरेसिक कैविटी में होते हैं, यहीं पे प्रेजेंट होते हैं, हम सब जानते हैं। तो थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद जो राइट साइड का लंग होता है वो हल्का सा बड़ा होता है विद प्रेजेंस ऑफ 3 लोब्स। इसमें 3 लोब्स मतलब लोब्स छोटे छोटे पार्ट है उसके लंग्स के। तो लोब्स यानी उसी के पार्ट, जैसे हम लॉबी कह देते हैं, जैसे कोई रूम है उसके पार्ट कर दिए, उस तरह लंग्स के भी पार्ट प्रेजेंट होते हैं। तो जो हमारा राइट लंग है वो स्लाइटली बड़ा होता है, क्योंकि जो राइट लंग में 3 पार्ट प्रेजेंट होते हैं। तो आपको अपना लंग देखना है, क्योंकि सामने वाले का लंग देखेंगे तो उल्टा हो जाएगा, क्योंकि आपका लेफ्ट उसका राइट और उसका आपका राइट उसका लेफ्ट। तो जो मेरा देखिए सपोज ये राइट है तो राइट, मेरा जो ये वाला लंग है इस साइड जो लंग प्रेजेंट होगा इसमें 3 लोब्स प्रेजेंट होंगे, इसलिए लेफ्ट वाले से बड़ा होगा, और लेफ्ट वाले में 2 लोब होते हैं, इसलिए 3 लोब वाला बड़ा होता है। तो अपना लंग देखिए, उसमें राइट साइड वाला बड़ा, लेफ्ट साइड वाला छोटा, सामने वाले का नहीं। सो लंग्स की इतनी कहानी हो गई। और लंग्स जो होता है वो कई सारी एल्वियोलाई से एल्वियोलाई क्या होता है, ट्यूब्स होती हैं, इसके बारे में हम आगे देखें क्या होंगे। बस इतना समझ लीजिए अभी कि एल्वियोलाई, ALVEOLI, एल्वियोलाई से कई सारी ढेर सारी एल्वियोलाई से मिलके बना होता है लंग्स। और एक बात चीज़ जो ध्यान देने लायक है वो ये है कि लंग्स जो है, लंग्स के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन होती है जिसे हम प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं, और इसके अंदर जो फ्लूइड भरा होता है वो प्लूरल फ्लूइड भरा होता है, जिसकी वजह से फ्रिक्शन अवॉइड हो। जैसे कोई हम गिर रहे हैं, जैसे चोट लग रही है, एक्सीडेंट वगैरह हो, तो लंग्स में फ्रिक्शन ना हो, रिब केज या फिर 2 मेम्ब्रेन्स के बीच में फ्रिक्शन ना हो, तो कुछ ऐसे प्रेजेंट रहती हैं। सपोज ये लंग्स हैं, तो मैं एक साइड दिखाई दे रहा हूँ, अब फिगर में अच्छे से देख ही रहे होंगे। ये प्लूरल मेम्ब्रेन हो गई, एक डबल लेयर प्लूरल मेम्ब्रेन होती है, डबल लेयर, एक लेयर नहीं डबल लेयर प्लूरल मेम्ब्रेन होती है। और यहाँ पे जो फ्लूइड भरा होता है उसे हम कहते हैं प्लूरल फ्लूइड, और ये क्या है, प्लूरल मेम्ब्रेन, PLEURAL, प्लूरल मेम्ब्रेन, प्लूरल फ्लूइड। सो ये थी लंग्स की पूरी कहानी। आप फिगर में अच्छे से देख ही रहे होंगे पूरा लंग्स के बारे में। सो ये कुछ मेन बातें थी जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट थी। अब जो हमारा टॉपिक है, हमने लंग्स के बारे में देख लिया। अब जो हमारा टॉपिक है ये इंस्पिरेशन, प्रेरणा वाला इंस्पिरेशन नहीं है, ये इनहेलेशन वाला इंस्पिरेशन है, सो ध्यान रखिएगा।
सो मैकेनिज्म ऑफ वेंटिलेशन ऑफ इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इससे पहले मैकेनिज्म ऑफ इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में दो इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज होने वाले हैं, इंटरकोस्टल मसल या फिर रेडियल मसल। सो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के टाइम पे मतलब जो हम सांस ले रहे हैं, अंदर बाहर छोड़ रहे हैं, उसमें कुछ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब सिकुड़ रही हैं, फिर इसके बाद एक्सपैंड हो रही हैं। तो उसमें जो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड हो रही हैं उनका नाम होता है इंटरकोस्टल मसल और या फिर रेडियल मसल। जो पहली मसल्स हैं वो है इंटरकोस्टल मसल, मैं लिख दे रहा हूँ, इंटरकोस्टल मसल, रेडियल मसल। यही दो मसल्स हैं जो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के टाइम पे सिकुड़ती हैं या फिर एक्सपैंड कर जाती हैं। सो पहला जो है इनहेलेशन। इनहेलेशन का मतलब हमने सांस ली तो उसे इनहेलेशन कहते हैं। इनहेलेशन के टाइम पे क्या होगा, इनहेलेशन को इंस्पिरेशन भी कहते हैं, मतलब सांस हमने अंदर ली ना तो ये अंदर लेने वाला रेस्पिरेशन हो गया। इनहेलेशन में क्या होता है, O2 अंदर आई, फिर इसके बाद क्या हुआ, जो हमारी थॉरसिक कैविटी है वो ऊपर की तरफ मूव करी। डायफ्राम है, जो डायफ्राम मतलब ये डायफ्राम होता है, ये जो लाइनिंग गई है रिफ्स की, ये आखिरी लाइनिंग है, इसे डायफ्राम कहते हैं। तो डायफ्राम ऊपर की तरफ आता है, थॉरसिक कैविटी ऊपर की तरफ आती है, और जो लंग्स हैं वो पूरी तरह हवा से भर जाते हैं। थॉरसिक कैविटी जो बिल्कुल पूरी तरह से हवा भर जाती है वो होता है इनहेलेशन। इंस्पिरेशन हमने देख लिया, इसमें क्या होता है 3 पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए। अभी एक्सहेलेशन में भी 3 पॉइंट हो गए। एक्सहेलेशन के टाइम पे क्या होता है, सांस छोड़ दी, डायफ्राम नीचे आया, थॉरसिक कैविटी नीचे आई, जो थॉरसिक कैविटी उससे सांस निकल गई मतलब, और एक्सहेलेशन के टाइम पे CO2 बाहर गई, इंस्पिरेशन के टाइम पे O2 अंदर आई। तो हमने 3-4 पॉइंट इन सबको देख लिया। तो ये था इनहेलेशन, एक्सहेलेशन। इनहेलेशन मतलब जब हम अंदर सांस लें इसे इंस्पिरेशन भी कहते हैं, एक्सहेलेशन जब हम बाहर सांस छोड़ दें, और एक्सपिरेशन ये सब जनरल चीज़ें हैं कि मतलब सांस लेने में थॉरसिक कैविटी फूलती है वगैरह वगैरह जो भी है। और ये इंटरकोस्टल मसल, रेडियल मसल हमें याद रखना, यही दो मसल्स हैं जिनका रोल होता है कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंडेशन के टाइम पे जब हम इनहेलेशन करते हैं या फिर एक्सहेलेशन करते हैं। सो ये था हमारा पूरा मैकेनिज्म ऑफ वेंटिलेशन हमने देख लिया थ्रू लंग्स। ये मैकेनिज्म ऑफ वेंटिलेशन थ्रू लंग्स जो लंग्स के अंदर होता है। सो ये था हमारा मैकेनिज्म ऑफ वेंटिलेशन। अब जो हमें अगले 2 टॉपिक देखना है वो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन जो हमने लंग्स के थ्रू लिया, हमारी बॉडी दोनों तो होते हैं, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और इसके बाद इंटरनल रेस्पिरेशन। तो इंटरनल रेस्पिरेशन मतलब हमारी बॉडी में क्या होता है, हमारी बॉडी की जो सेल्स होती हैं उनमें वहीं तो बेसिकली लास्ट में O2 जाती है, वहीं से तो CO2 निकलती है। तो वो जो टिश्यू में या सेल्स में जो रेस्पिरेशन हो रहा है उसे इंटरनल रेस्पिरेशन, और जब हम उसे लंग्स के थ्रू देखते हैं, लंग्स के टर्म में देखते हैं तो उसे कहते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। देख लेते हैं थोड़ा सा इन्हें। हमने देखा था कि जो लंग्स है वो एल्वियोलाइज, ढेर सारी एल्वियोलाइज से मिलकर बना होता है। एल्वियोलाइज ट्यूब होती हैं, ब्लड कैपिलरीज भरी होती हैं उसमें। इसके बारे में हम आगे और अच्छे से देखेंगे। तो अभी जो हमें एक्सटर्नल रेस्पिरेशन देखना है, सो क्या होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में। जो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन ऑकर होता है वो किसके बीच होता है, हमने सांस ले ली, अब लंग्स में एल्वियोलाई प्रेजेंट हैं, तो जो एल्वियोलर एयर, जो एयर लंग्स के अंदर भर गई उसे हम एल्वियोलर एयर कहेंगे। अब उसे O2 ऑक्सीजन या फिर ऑक्सीजन ही है वो, लेकिन अब एटमॉस्फेयर की एयर नहीं, अब उसे एल्वियोलर एयर जो लंग्स के अंदर भरी उसे देख रहे हैं। तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में एल्वियोलर एयर और ब्लड किसमें, जो कैपिलरी वीन्स में भरा हुआ है। एल्वियोलर एयर और ब्लड के बीच में रेस्पिरेशन होता है, डिफ्यूजन होता है O2 CO2 का। एल्वियोलर एयर और ब्लड, तो ब्लड किस चीज़ का, एल्वियोलर कैपिलरीज, जो लंग्स में एल्वियोलर कैपिलरीज प्रेजेंट हैं उनमें जो ब्लड प्रेजेंट है, उनके ब्लड और एल्वियोलर एयर जो प्रेजेंट है उनके बीच में O2 और CO2 का डिफ्यूजन होता है। एक्सहेलेशन के टाइम पे CO2 और O2 आते रहते हैं, तभी तो एक्सहेलेशन टाइम पे CO2 निकलती है और इनहेलेशन टाइम पे O2। सो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन अगर हम कंक्लूड करें तो ये है कि एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में जो O2 और CO2 का इनटेक होता है वो एक्सचेंज होता है वो ब्लड और एल्वियोलर एयर के बीच में होता है। और ब्लड क्या है, एल्वियोलर कैपिलरीज का ब्लड। सो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन हो गया। अब इंटरनल रेस्पिरेशन, इसे हम कहते हैं टिश्यू रेस्पिरेशन भी कहते हैं, टिश्यू और सेल रेस्पिरेशन भी कहते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन को। अब हमें पता है कि जो मेन मोटिव होता है ये ऑक्सीजन CO2 तमाम लंग्स वगैरह लेने का, वो पूरा काम उनको सेल्स में पहुंचाना होता है, और वहीं पे जो फूड ऑर्गन होते हैं उन सबको तोड़ के ग्लूकोज बदलना, ग्लूकोज की एनर्जी में बदलना वगैरह वगैरह, उन सब हम पहले देख चुके हैं। तो जो इंटरनल रेस्पिरेशन इसमें क्या होता है, टिश्यू या सेल में होता है। इसमें क्या होता है, जो ब्लड कैपिलरीज में एयर जा चुकी है, अभी हमने देखा था एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में जो ब्लड है एल्वियोलर कैपिलरीज का, उसमें एल्वियोलर एयर जा चुकी है। सपोज O2 आई है तो O2 जा चुकी है, O2 आ चुकी है, CO2 चली जाती है, तो O2 आ गई, एल्वियोलर एयर जो है वो ब्लड कैपिलरीज में आ गई। अब ब्लड कैपिलरीज इसको सेल में डिफ्यूज कर देती हैं। डिफ्यूज का मीन्स क्या होता है, डायरेक्ट मतलब
मेम्ब्रेन के थ्रू सीधे, परमिएबल मेम्ब्रेन्स होती हैं डायरेक्ट उसे छोड़ देना, तो डिफ्यूज़ हो जाती है। इंटरनल रेस्पिरेशन में जो ब्लड कैपिलरीज हैं अपने अंदर एल्वियोलर एयर लेके आई अपने साथ, उसको सेल में डिफ्यूज़ कर दिया और CO2 को अपने अंदर ले लिया। मतलब सेल क्या करती है, सेल CO2 को डिफ्यूज़ कर देती है ब्लड कैपिलरीज में, और जो सेल्स हैं वो CO2 को डिफ्यूज़ कर देती है ब्लड कैपिलरीज में, और जो ब्लड कैपिलरीज हैं वो O2 को डिफ्यूज़ कर देती हैं सेल्स के अंदर। आई होप आप समझ गए होंगे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और इंटरनल रेस्पिरेशन की पूरी कहानी। हमने पूरा रेस्पिरेशन देख लिया हमारी ह्यूमन बॉडी में। अब जो हमें देखना अगली लाइफ प्रोसेस है, भाई रेस्पिरेशन हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, जो अगली लाइफ प्रोसेस है वो है ट्रांसपोर्टेशन, फूड का ट्रांसपोर्टेशन, वाटर का ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये था हमारा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और इंटरनल रेस्पिरेशन। ट्रांसपोर्टेशन क्या है, ये ट्रांसफ़र होता है ग्लूकोज का, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का या वाटर वगैरह का, सारी चीज़ों का जो भी है ट्रांसपोर्टेशन होता है एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट में, या फिर जाना, या फिर हम कह सकते हैं ऑर्गेनिज्म के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जाना, क्योंकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म तो हम बॉडी कह नहीं सकते क्योंकि वो एक ही सेल है, तो सिर्फ वो ऑर्गेनिज्म है तो उसके एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक जाना। तो ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन अगर हम लिखना चाहें तो इट इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ग्लूकोजेस एंड other essential things that are involved in nutrition from one part to another। तो ये था ट्रांसपोर्टेशन। अब ट्रांसपोर्टेशन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है, इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है डायरेक्ट डिफ्यूजन के थ्रू होता है। हमने देखा था अमीबा में जो फूड पार्टिकल था, ये फूड पार्टिकल था, तो ये क्या करता था, वो अपनी ओपनिंग ऐसे बना लेता था और ये कुछ देर बाद ये फूड पार्टिकल अंदर चला जाता था। अब ये फूड पार्टिकल अंदर है और ये अमीबा ने अपने आप को इनक्लोज कर लिया, तो डिफ्यूजन हो गया, डायरेक्ट अंदर चला गया। परमेबल मेम्ब्रेन होती है तो फूड और वाटर डायरेक्ट अंदर चला गया, ग्लूकोज, पानी जो भी है ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो डायरेक्ट अंदर चला गया। और एक्सक्रीशन के टाइम पे हमने देखा था ये एक्सक्रीशन है, मानो तो इसे यहाँ से एक्सक्रीशन करना है तो इसने यहाँ पे अपनी सी अंदर को ओपनिंग पिक चाहिए और ये एक्सक्रीशन यहाँ पे कर दिया, मतलब इससे अपने मेटाबॉलिक वेस्ट और अनवांटेड फूड मटेरियल अपनी बॉडी से निकाल दिया। तो यहाँ पे अमीबा केसेस में हमने पहले देखा था, जब हमने न्यूट्रिशन देखा था, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ये जो हो गया ये पूरा डिफ्यूजन कहलाता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ये जो हुआ पूरा ये डिफ्यूजन कहलाता है। डिफ्यूजन के थ्रू साथ सब कुछ हो गया, जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड हुआ वो डिफ्यूजन हो गया। इसी तरह ये फूड पार्टिकल सब जगह डिस्ट्रीब्यूट होगा। फूड वैक्यूल में हमने देखा था फूड वैक्यूल बनेगी, ये जो न्यू फूड वैक्यूल है ये इस तरह से सब जगह फूड वैक्यूल बनेंगे, तो ओल्ड फूड वैक्यूल होगी, फिर एक नया फूड वैक्यूल ये अपने अंदर इनटेक करेगा। तो इस तरह से ये डिफ्यूजन के थ्रू, एक ही सेल है तो परमेबल सेल मेम्ब्रेन होती है, एक ही सेल के थ्रू डिफ्यूज़ करके फूड, वाटर, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो भी है डिफ्यूजन के थ्रू अपने अंदर ट्रांसपोर्टेशन करता रहता है। अब इसके बाद होता है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ट्रांसपोर्टेशन बड़ी विचित्र तरीके से होता है, बड़ी कॉम्प्लेक्स तरीके से होता है। प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन में जो हम जाइलम फ्लोएम का काम पढ़ने वाले हैं, जाइलम ट्रांसपोर्ट या फाइलम ट्रांसपोर्ट के नाम से, उससे पहले जो मेन चीज़ है वो देख लेते हैं। आखिर नेसेसिटी क्या है ट्रांसपोर्टेशन की प्लांट्स में? नेसेसिटी ये है, बेसिकली 3-4 पॉइंट से उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। जो पॉइंट है ट्रांसपोर्टेशन की नीड है वो ये है, पहला जो ग्लूकोज बना है, जो फूड बना है उनको प्लांट की टिप तक लाना। टिप मतलब लास्ट एंड क्या होता है, टिप मतलब लास्ट एंड क्या होती हैं, फ्रूट होते हैं। फ्रूट अगर नहीं होंगे तो हमें खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, पहला पॉइंट। ह्यूमंस को या फिर जितने भी ऑर्गेनिज्म है डिपेंड है प्लांट्स में फूड के लिए, उनको खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, रेडीमेड फूड नहीं मिलेगा जिसके ऊपर वो डिपेंड है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर ये नहीं होगा तो जो प्लांट जीवित कैसे रहें, क्योंकि वो रूट हेयर से नाइट्रोजन लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, पानी भी लेते हैं, हल्का सा ऊपर तक ले जाते हैं, सो अपने पूरे प्लांट्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, पूरे प्लांट पार्ट्स में, तो वो नहीं होगा तो प्लांट जीवित नहीं रहेंगे। तीसरा पॉइंट ये है कि जो क्योंकि प्लांट को भी अपने ज़िंदा रहने के लिए अपने फूड चाहिए, तो फूड को प्लांट के ट्री के हर पार्ट में पहुंचाने का काम भी ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू ही होता है। जो ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू ही जो काम हुआ वो फूड का पहुंचाना, तो जो स्टोरेज ऑर्गन्स तक भी पहुंचाना होता ताकि जो प्लांट थोड़ा थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट करता रहे, प्लांट अपना उस एनर्जी को स्टोर कर जो किए हुए उसको थोड़ा थोड़ा यूज़ करते हुए और जीवित रहे। जैसे हम लोग अपनी एनर्जी स्टोर करते हैं, एनर्जी के लिए खाना खाते हैं, वैसे प्लांट्स भी। तो प्लांट्स को अपना फूड बनाना, लीस्ट के थ्रू उन्होंने फूड बनाया फोटोसिंथेसिस की, फिर उसे स्टोरेज किया। सिंक कहते हैं, सिंक एक बेसिक टर्म यहाँ पे आया, सिंक।
सिंक क्या है, स्टोरेज ऑर्गन्स होते हैं। जैसे मान लीजिए लीव्स में फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड बना, इसके बाद वो स्टोर हो गया। जहाँ पे ये जाके स्टोर हो रहा है फूड, जहाँ पे जाके स्टोर हो रहा है, या फिर स्टोरेज ऑर्गन्स भी सिंक को कहते हैं। जहाँ पे फूड जाके स्टोर हो रहा है उसे सिंक कहते हैं, इसे स्टोरेज ऑर्गन्स भी कहते हैं। सो फूड को सिंक तक पहुँचाने का काम भी ट्रांसपोर्टेशन का ही खेल है, ट्रांसपोर्टेशन ही करता है। सो ये था हमारा ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट की जो नेसेसिटी है वो क्यों है। अब इसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट के अंदर दो प्रकार के ट्रांसपोर्ट आते हैं, एक जाइलम ट्रांसपोर्ट, एक फ्लोएम ट्रांसपोर्ट। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट अब ये क्या है, इन्हें भी देख लेते हैं। तो जाइलम ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, जाइलम का पूरा खेल होता है, पूरा खेल जाइलम का होता है। जाइलम क्या होता है, जाइलम का काम क्या होता है, वो ये होता है, हमने देखा था जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है वो रूट्स के थ्रू भी होता है। रूट्स पानी भी एब्जॉर्ब करती हैं, प्लांट को पानी वहीं से मिलता है, और कुछ मिनरल्स भी मिलते हैं। तो जो रूट्स के थ्रू मिनरल्स, वाटर और नाइट्रोजन, O2 वगैरह जो भी है वो रूट्स ने ली, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करना पूरे बॉडी पार्ट में, ट्री के पूरे बॉडी पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करना जाइलम का काम है, और इसी को जाइलम ट्रांसपोर्ट कहते हैं। द ट्रांसफर ऑफ एयर, वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू ऑल बॉडी पार्ट्स ऑफ अ प्लांट इज नोन एज जाइलम ट्रांसपोर्टेशन। इसके बाद फ्लोएम ट्रांसपोर्टेशन। फ्लोएम ट्रांसपोर्टेशन में पूरा खेल फ्लोएम का है। फ्लोएम क्या करता है, फ्लोएम जो फूड पार्टिकल बना है उसको पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करता है, क्योंकि हर एक बॉडी पार्ट को फूड की ज़रूरत होती है। तो फ्लोएम क्या करता है, सारे फूड को, जितना जो फूड बना है उसको सारे पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। तो अगर हम फ्लोएम ट्रांसपोर्टेशन या फिर फ्लोएम ट्रांसपोर्ट की डेफिनेशन देखना चाहें तो कुछ ऐसे होगी, द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड पार्टिकल्स फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर, या फिर कह सकते हैं वन पार्ट टू ऑल बॉडी पार्ट्स ऑफ अ प्लांट और ट्री इज नोन एज फ्लोएम ट्रांसपोर्ट। सो ये हमारी पूरी कहानी थी ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स की, जो हमने देख ली। ट्रांसपोर्टेशन से जुड़ा हुआ एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वो है एसेंट ऑफ सैप। एसेंट ऑफ सैप क्या होता है, अब जो हमने देखा कि रूट्स से वाटर, मिनरल्स और एयर एब्जॉर्ब हो रही है तो ऊपर की तरफ जा रही है, ना कि नीचे की तरफ। तो जो ग्रेविटी के अपोजिट में जो फ्लो हो रहा है फूड, वाटर का या फिर एयर का या फिर मिनरल्स का, उसे एसेंट ऑफ सैप कहते हैं। जो ग्रेविटी के अपोजिट ट्रांसफर हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, किसका, वाटर का, मिनरल्स का और कुछ एयर का। तो जो ग्रेविटी के अपोजिट में हो रहा है एयर का, मिनरल का और वाटर का ट्रांसपोर्टेशन, उसे एसेंट ऑफ सैप कहते हैं। फिर दूसरा, इसमें दो थ्योरी भी हैं, मतलब एसेंट ऑफ सैप तो हमने देख लिया, इसके पहले साइंटिस्टों ने और दिया था, वो था पहला, एक था रूट प्रेशर थ्योरी, पहला था रूट प्रेशर थ्योरी, और दूसरा था ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी। अब रूट प्रेशर थ्योरी क्या थी, रूट प्रेशर थ्योरी में ये बताया गया कि रूट प्रेशर लगाता है, मतलब रूट ने एब्जॉर्ब किया, इसके बाद रूट प्रेशर लगाता है ऊपर की तरफ, जिसकी वजह से वाटर, मिनरल्स और इसके बाद एयर ऊपर की तरफ जाती है। ये था रूट प्रेशर थ्योरी की कहानी। ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी, इतना ही है रूट प्रेशर थ्योरी में, ज़्यादा कुछ नहीं है, इतना बेसिक मेन चीज़ें डेफिनेशन में आप बड़ी करके लिख सकते हैं अपने आप। रूट प्रेशर थ्योरी ये थी। अब इसके बाद ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी। ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी में दो फोर्सेज आते हैं, कोहेशन फोर्स और एडिशन फोर्स। ध्यान रखिएगा, जो हम एसेंट ऑफ सैप, रूट प्रेशर थ्योरी और ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी कह रहे हैं, ये सिर्फ जाइलम, जिस चीज़ का ट्रांसपोर्ट जाइलम करता है उनके लिए है, फूड की बात यहाँ पे नहीं हो रही है। सो ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी में दो थे, कोहेशन फोर्स, एडिशन फोर्स। ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी क्या कहती थी, जो कोहेशन फोर्स है, जैसे वाटर, सपोज वाटर रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब होके अपोजिट, ग्रेविटी के अपोजिट जा रहा है, तो कोहेशन फोर्स में दो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है उसे कोहेशन फोर्स कहते हैं। और एडिशन फोर्स क्या करता था, इनको रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब करके ऊपर की तरफ भेज देता था, मतलब रूट की तरफ अट्रैक्ट करके इन्हें ऊपर भेज देना, एडिशन फोर्स का काम। ऊपर मतलब ट्रीज के ऊपर, अपर प्लांट में, या रूट्स के ऊपर भेजना। कोहेशन फोर्स, जो दो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स लग रहा है, उसे कोहेशन फोर्स इसे कह दिया गया है। तो ये था ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी, पहले कोहेशन फोर्स लगेगा, इसके बाद एडिशन फोर्स लगेगा और ऊपर तरफ भेज देगा। तो ये जो एसेंट ऑफ सैप हमने देखा था, ग्रेविटी, मतलब ये तीन थ्योरी कुल मिला के हमारे पास आई। ये मॉडर्न थ्योरी है जो अभी भी चल रही है, रूट प्रेशर थ्योरी, और ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी ये पुरानी है। रूट प्रेशर थ्योरी में ऐसा कहा गया था कि रूट प्रेशर लगाता है मिनरल्स पे, एयर पे और वाटर पे, कि वो ऊपर की तरफ जाए, मतलब ऊपर की तरफ प्रेशर लगाता है, जिसकी वजह से ट्रीज के ऊपर, अपर प्लांट्स में, सारे पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो ये थी हमारी ट्रांसपिरेशन ऑफ जो
जाइलम के थ्रू ट्रांसपोर्ट था, जाइलम ट्रांसपोर्ट की सारी कहानी जो एक्स्ट्रा थ्योरीज थी वगैरह वगैरह वगैरह। सो अब जो हमें लास्ट ट्रांसपोर्टेशन की कहानी देखनी है, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट में हमने क्या देखा था, फूड का वन पार्ट से सारे पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट होना, वन पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रांसफ़र होना, ट्रांसपोर्ट होना ग्लूकोज का या फिर फूड का या फिर सुक्रोज का या फिर जितने भी ऑर्गेनिक फूड था, ऑर्गेनिक मटेरियल उसमें प्रेजेंट था फूड में, उसके ट्रांसपोर्ट को हमने कहा था फ्लोएम ट्रांसपोर्ट, फ्लोएम के थ्रू होता है। तो ट्रांसलोकेशन भी उसी को कहते हैं, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट को कहते हैं। और हम अगर ट्रांसलोकेशन की डेफिनेशन देखना चाहें तो वो ये होगी, द ट्रांसफ़र ऑफ फूड फ्रॉम लीफ टू ऑल पार्ट्स ऑफ, या फिर अनदर पार्ट ऑफ बॉडी, अनदर पार्ट ऑफ लीफ, क्योंकि सब पूरे प्लांट में डिवाइड होता है, तो अनदर पार्ट ऑफ ट्री इज नोन एज ट्रांसलोकेशन। अगर हम मोटा मोटा देखना चाहें ट्रांसलोकेशन की डेफिनेशन, बेसिक देखना चाहें तो वो ये होगी, द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ट्रीज इज नोन एज ट्रांसलोकेशन। सो ये थी हमारी पूरी ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांटेशन की कहानी। अब यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स खत्म। अब जब हम अगली बार मिलेंगे तो हम देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग। अब ह्यूमन बींग में जो ट्रांसपोर्टेशन है वो ब्लड के थ्रू होगा, तो हमें ह्यूमन हार्ट देखना पड़ेगा, पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम देखना पड़ेगा। तो अगली बार जब हम मिलेंगे तो देखेंगे हार्ट के बारे में, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स एज वेल। सो थैंक यू।